हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर। क्लास 10th में आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी, उनमें से कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए ये एक कंटेनर है जो आपने लैब में कभी देखा होगा। इसको आप एक बर्नर के ऊपर रख देते हैं, कोई बनाएगा नहीं, ये काम मेरा है, ठीक है, ये आप लोगों का काम नहीं है बेटा। मैंने इसको हीट किया, होल्डर लगा के इसे होल्ड कर रखा है और इसको पूरी तरीके से पैक कर रखा है। इसके अंदर मैंने थर्मामीटर डाल दिया और इससे बनने वाला जो वेपर है वो निकल पाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाया है। आगे चल के इसी पाइप को मैंने यू शेप दे दिया। इसे यू शेप का ट्यूब या यूट्यूब बोलते हैं। आप लोगों वाला यूट्यूब नहीं है जिस पे रील्स दिखते हैं। और यहाँ पर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इससे मरकरी भरी होती है, Hg। इस तरफ स्केल लगा होता है, बैरोमीटर बोलते हैं, ये स्केल लगा हुआ है। ये आपका थर्मामीटर है। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड के टेम्परेचर को हमें, जिसका वेपर प्रेशर पता करना। ये मैंने एक सेटअप तैयार किया। ये पूरा सेटअप है जो क्लास 10th में आप लोगों के बुक में रहा होगा, देखा होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हीट किया। इसको हीट करने का मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके थे। मैंने सबसे सस्ता तरीका यूज किया है, स्टोव नीचे लगा के। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं हीट एक्सचेंजर का यूज करूं, लेकिन इतना सब पैसा नहीं है ना, तो इसलिए हमने सबसे सस्ता तरीका यूज किया। स्टोव सबसे सस्ता तरीका होता है किसी चीज़ को हीट करने का। या धूप में रख दो, एक चांस और भी हो सकते हैं, बट धूप में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये जो कांच है, ये कांच का बॉटल होगा, वो क्रैक हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसे एक सिंपल सा तरीका लगाया। अब ये जो है देखो, ये हीट रजिस्टर है जो उतना ही हीट सामने वाले को, इसको कांच को प्रोवाइड करेगा जितनी की उसकी ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं, अगर आप एक कांच के ट्यूब को आप डायरेक्ट अगर हीट के कांटेक्ट में रखोगे तो आप देखेंगे वो क्रैक कर जाता है, टूट जाता है। इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये तरीका यूज किया। चलो फ़िलहाल कौन सा तरीका यूज किया हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो ये रहा लिक्विड और ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा। ये देखो, ये लिक्विड को मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया। अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ये सब पैक है। शिल पैक होने की वजह से वेपर तो आगे जा ही नहीं सकता। लेकिन ये जो ट्यूब है, क्या इस ट्यूब से पास हो सकता है? अगर ये ट्यूब से पास होगा तो यही वेपर आगे चल कर के आएगा और इस Hg के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। Hg यानी कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। जैसे ये वेपर आकर के इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये Hg ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऑब्वियसली ये प्रेशर होगा क्योंकि ये मूव करने के लायक है, तो जैसे ये प्रेशर लगेगा या मरकरी ऊपर की तरफ मूव करेगी। यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते मान लो इस लेवल तक पहुँच गई। ये वो लेवल है, मान लो ये कोई भी लेवल हो सकता है। मान लीजिए 10 mm ये ऊपर की तरफ चली गई। कौन गया 10 mm? मरकरी। दैट्स वाई दिस प्रेशर इज नोन एज 10 mm Hg। इस प्रेशर का नाम क्या होगा? 10 mm Hg। बहुत ही आसान है। यही प्रेशर बढ़ते 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 इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टाइम पे आप हवा का जो प्रेशर फील कर रहे हो ना, अगर मैं सारे फ़ैन बंद कर दूं, जो कि करूंगा नहीं ऐसा, मान लो अगर मैंने सारे फ़ैन बंद कर दिया, उस टाइम पे आपको एयर का जो भी प्रेशर फील होता है, इस प्रेशर को 1 atm बोलते हैं। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं।
mmHg में देखेंगे तो ये 760 mmHg होगा। तो यहाँ पर अगर यही चीज़ बढ़ते 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 760 mm तक पहुँच जाए, कौन गया, Hg, तो इस प्रेशर का नाम क्या होगा, इस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 760 mmHg। इसी 760 mmHg को आप कहते हो 1 atm। atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 760 mmHg दिस इज इक्वल्स टू 1 atm। और इस टाइम पर जैसे ये प्रेशर यहाँ तक पहुँचा, ये लिक्विड अगर वाटर है तो वो बॉयल हो जाएगा, या कोई भी लिक्विड है अगर इसका प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है, वेपर का प्रेशर, यही वेपर है जो आगे चल के यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। और ये मेजरिंग ट्यूब में हमने या फिर मेजरिंग स्केल में मैंने उस प्रेशर की वजह से मरकरी की हाइट देखी, इस वजह से इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। और अगर वही वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है तो लिक्विड बॉयल करने लगता है। जैसे वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के बॉयल करने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैंने उसको 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया टेम्परेचर, तो उसका वेपर प्रेशर कितने पहुंच जाएगा, 760 mmHg। सिप्लम में जब मैं पहली बार गया था तो मेरा इंटरव्यू था कि अगर मरकरी के बजाय यहाँ पे वाटर रख दिया जाए तो सेम वेपर प्रेशर कितना होगा, ये कितनी हाइट तक जाएगा, 1 atm पे। 1 atm पे मरकरी 760 mm जाता है, सिर्फ 760 mm मरकरी हाइट तक जाता है। लेकिन अगर आप वाटर ले लोगे ना तो वो वाटर अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर तक जाएगा। सेम प्रेशर पे वाटर अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर हाइट तय करता है। ये वाटर के केस में है। उसकी कैलकुलेशन के लिए डेंसिटी वगैरह यूज हो जाती है, वो आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस कैलकुलेशन को नहीं करा रहा हूँ। मैं बस सिंपली ये बता रहा हूँ कि आखिर वेपर प्रेशर होता क्या है। हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये कोई बनाएगा नहीं, ठीक है, मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। ओके, लिखिए वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर on the surface of liquid, pressure exerted by the vapor on the surface of liquid called vapor pressure. Pressure exerted by the vapor on the surface of liquid called vapor pressure. अब इस वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सब और हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, क्या उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर दो, अब एक और बात, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स कहलाता है, जबकि एटम के बीच में लगने वाला फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाता है। जैसे दो हाइड्रोजन एटम के बीच में लगने वाले फोर्स से एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उसे आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। NaCl, दो आयन्स हैं, उनके बीच में लगने वाले जो फोर्स हैं उससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, और उससे जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। लेकिन दो मॉलिक्यूल, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, इन वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स कहलाता है। वैन डर वाल्स फोर्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, बट हमारे अभी के टाइम पे हम इसे 3 बोल सकते हैं। सबसे पहला, अगर वो डिपेंड करता है कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसके बीच में फोर्स की आप बात कर रहे हो वो मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। अगर वो मॉलिक्यूल पोलर है तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स नॉन पोलर है तो डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स कहलाएगा। अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो इसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। सिंपल। एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तभी आता है जब फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं तो जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
अगर हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। और इन 3 एलिमेंट के अलावा कोई चौथा एलिमेंट ऐसा नहीं है। क्लोरीन कभी कभी बनाता है, पार्शियली बनाता है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते। उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालेंगे? सबसे पहला फैक्टर, अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है मॉलिक्यूल के बीच का तो क्या वो आसानी से वेपर बनेगा या नहीं? नहीं। तो अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डायरेक्टली है या इन्वर्सली बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, वेपर उतना ही कम बनेगा और वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, अगर वेपर बनना कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो कोई मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताना चाहेगा? अभी बताया, अभी बताया ना। वेपर का प्रेशर बढ़ते 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 अगर 1 atm पहुंच जाता है तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मान लो वेपर बन ही नहीं रहा है, तो वेपर बन ही नहीं रहा है तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। अब वेपर प्रेशर नहीं लग रहा है तो वो 1 atm तक पहुंचने में टाइम लगाएगा ना, या ज़्यादा टेम्परेचर चाहेगा। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलो फिर से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लो, सिंपली मान लो इस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल हो रहा है, ठीक है। अब वेपर उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाया और वो लिक्विड, ये जो स्केल है वो यहाँ तक, ये लिक्विड ना पहुँच के यहाँ तक पहुँचा, तो क्या वो बॉयल होगा? जिस टेम्परेचर पे पहले लिक्विड यहाँ तक पहुँच जाता था तो बॉयल हो जाता था। किसी भी रीजन से वेपर नहीं बना और वो उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे वो लिक्विड का प्रेशर इतना रह गया, तो क्या लिक्विड बॉयल होगा? अब मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? अब अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इसका मतलब ये कहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा जब, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ही यहाँ तक पहुँच रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। तो अगर वेपर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि 2 लिक्विड है, जैसे वाटर बड़ी तेज़ी से वेपर बनाता है, हनी, शहद, हनीप्रीत की बात नहीं कर रहा हूँ, शहद क्या वो आसानी से वेपर बनाता है? नहीं, वो आसानी से वेपर नहीं बनेगा। तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है। हनी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा। सरसों का तेल आसानी से बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वेपर नहीं बना पाता। जितना आसानी से वाटर बॉयल हो जाता है उतनी आसानी से सरसों का तेल नहीं होता, इसीलिए सरसों का तेल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? अब आप सोच रहे हो मैं समझ नहीं पाया इसको, एक बार क्या कोई प्रैक्टिकल है करके दिखा सकते हो? नहीं कर सकता, मेरे पास यहाँ चूल्हा नहीं है और सरसों का तेल भी नहीं है, लेकिन इमेजिन करा सकता हूँ। सोचो आपके पास 2 कंटेनर है, 2 कटोरा ले लो, भीख मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ पता है? मैंने कहा 2 कंटेनर कोई ले लो और 2 तरफ चूल्हे पर रख दो। एक में थोड़ा सा अमाउंट में वाटर डाल दो, दूसरे में थोड़ा सा अमाउंट में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और दोनों को सेम टेम्परेचर पर रख दो, सेम हीट उन्हें दो। कौन जल्दी से गायब हो जाएगा? और सरसों का तेल बचा रहेगा ना, मस्टर्ड ऑयल बचा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वेपर किस में ज़्यादा बन रहा है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि वेपर बहुत ज़्यादा बन रहा है, और मस्टर्ड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि वेपर कम हो रहा है। क्लियर हो गया? बस यही चीज़ समझाने की मैं बार बार कोशिश करूँगा। इस पूरे टॉपिक में आगे वेपर प्रेशर में कौन कौन सा फैक्टर है जो इस पर इफेक्ट डालता है, बस यही समझाऊँगा। ठीक है, इसके लिए एक और पॉइंट है जिसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो एक और फैक्टर होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उससे भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कैसे, आओ समझाता हूँ। दूसरा है एडिशन ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अच्छा, नॉन वोलाटाइल का मतलब कोई मुझे बताना चाहेगा?
वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? जो इवेपरेट हो सके, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इवेपरेट ना हो। तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूट हो जो इवेपरेट ना हो, जस्ट लाइक सॉल्ट। सॉल्ट इवेपरेट होता है क्या? नहीं। शुगर इवेपरेट होता है? नहीं। कोई भी आयनिक सॉलिड जो है वो कभी इवेपरेट नहीं होता। क्या रीज़न है? जैसे अगर मान लीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास में आपने सॉल्ट डाल करके उसे घोल दिया अच्छे से, और आप उसे बॉयल करो। बॉयल करोगे, जितना वाटर का अमाउंट है सब इवेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। इसी प्रोसेस का यूज करके गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान नमक बनाया था। ये सुना है ना, दांडी यात्रा सुना है? अच्छा, दांडी मार्च में, अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एक क्वेश्चन पूछा गया जब मैं दिया करता था, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च फॉलोइंग में से किससे रिलेट होता है? 4 ऑप्शन, CaCl2, CaSO4, Na2CO3, NaCl। अब बच्चे कंफ्यूज, सवाल केमिस्ट्री का है या हिस्ट्री का? ऑप्शन तो केमिस्ट्री के हैं और क्वेश्चन हिस्ट्री का। सबने कंप्लेन कर दिया क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन जो दिया है वो अलग है, ऑप्शन जो दिए हैं वो अलग हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यही लगा कि जो ऑप्शन है वो केमिस्ट्री के हैं और जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का है, जबकि आप इसे चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन समझो, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन समझो, जो आपको समझना आप समझ लो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर है NaCl। नमक बनाया था उन्होंने, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेम यही क्वेश्चन एक बार JEE एडवांस में पूछा गया, ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्यूब है, उस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रख दिया गया है, उस चार्ज क्यू की वजह से उस पूरी क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स पास होगा? ये केमिस्ट्री में पूछा। क्या ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है? नहीं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट केमिस्ट्री में पूछ लिया तो सारे बच्चों ने कंप्लेंट डाल दिया। क्या कंप्लेंट डाला कि भैया ये फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे पूछ लिया गया? लेकिन एक्चुअल में वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। सॉलिड स्टेट जब आपको पढ़ाया जाता है तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रखने पर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, और उन्होंने साफ साफ लिख भी दिया था, द फ्लक्स फॉर्मूला फ्लक्स का लिख दिया था, Q in डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको आंसर निकालना, तो उन्होंने फार्मूला भी रख दिया और सब, उसके बाद आंसर निकालना था। तो जब भी कभी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्स में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, चलो बाद में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। तो जब भी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, एक्चुअल में उसी सब्जेक्ट का होता है, बट हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, हमने तो इस सब्जेक्ट में पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे फिजिक्स में बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री का है, उसमें से मॉडर्न फिजिक्स अभी 12th में आप पढ़ोगे, आखिरी का पोर्शन है एटम, न्यूक्लियाई, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो मॉडर्न फिजिक्स आपकी वो बहुत अच्छी है। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस बहुत अच्छा होगा। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन फिजिक्स में रिलेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का ज़्यादा है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर ये होता कैसे, ज़रा क्लियर कर दो। इधर देखो बेटा, मैंने इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने वाटर भर दिया। ये 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। ये दूसरा कंटेनर मैंने ले लिया, सेम दूसरा कंटेनर है। अब आप सोच रहे हो दूसरा कंटेनर क्यों लिया? पहले कंटेनर में सॉल्यूट डाल रहा हूँ, NaCl डाल रहा हूँ। जब मैं इसमें NaCl डालूँगा तो दूसरा वाला कंटेनर में क्या दिखेगा वो दिखेगा आपको यहाँ पे। जैसे मैंने इसमें NaCl डाला, टोटल 10 पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं और 10 पार्टिकल इधर भी दिख रहे हैं। जैसे मैंने NaCl डाला, कुछ सरफेस पे Na+ और Cl- आ गए होंगे। मान लीजिए 4 ऐसे पार्टिकल्स हैं जहाँ पर Na+ और Cl- आ गए। अब NaCl इवेपरेट होंगे कि नहीं होंगे? NaCl कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, क्या इवेपरेट होगा? नहीं। पहले जब ये सेम टेम्परेचर पे पहले कितने पार्टिकल इवेपरेट हो रहे थे?
10। अभी कितने पार्टिकल इवेपरेट हो रहे हैं? 6 पार्टिकल इवेपरेट हो रहे हैं। ये जो 6 पार्टिकल इवेपरेट हो रहे हैं और 4 पार्टिकल नहीं इवेपरेट हो रहे हैं, तो क्या जितना प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है क्या उतना प्रेशर ये क्रिएट कर पाएगा? तो क्या वेपर प्रेशर कम हो गया या ज़्यादा? किसकी वजह से? एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड जस्ट लाइक NaCl। कोई ज़रूरी नहीं है NaCl, इथाइलिन ग्लाइकोल, शुगर, कुछ भी आप डाल सकते हो। इसका एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप सबने कभी दूध गर्म किया है? मम्मी ने कहा बेटा ज़रा दूध देखते रहना, उबलने ना पाए, और आप बढ़िया एकदम फ़ोन लेकर के वहाँ पहुँच गए। अक्सर ऐसा ही होता है, और काफ़ी देर तक आप ध्यान से देख रहे हो कि जैसे अभी उबलने लगेगा मैं बंद कर दूंगा। आप काफ़ी देर तक देखते रहे, वो नहीं उबला। आपकी नज़र हटी और आप रील देखना शुरू कर दिए। जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी, तुरंत वो क्या हो जाएगा? उबल जाएगा और बाहर आ गया। उसके बाद मम्मी आई, दे तमाचा दे तमाचा। कई बार पढ़ा है ना, इसलिए बता। एक काम दिया था तुझे, एक काम, वो भी ढंग से नहीं हुआ, पता नहीं क्या करेगा अपने जीवन में। मेरे मम्मी का यही डायलॉग था। तो अब क्यों ऐसा हुआ सोचो। उसी टाइम पे बचपन में ऐसे एक बार हुआ था, और जैसे उबलने लगा मम्मी ने दूर से देख लिया, वो दौड़ती हुई और वो फूकना शुरू कर दी पतीले के ऊपर। उन्होंने वो फूक रही हूँ और वो बैठ गया। मैंने कहा मम्मी तुम्हारे फूक में जादू है क्या? सच में फूक में जादू था? तो उस फूकने से ऐसा क्या हो गया? फूकने से जो वेपर का प्रेशर था, जो वेपर ऊपर बना हुआ था, वो क्या हो गया? कम हो गया। और वेपर के कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया यानी कि अब उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वहीं वापस वहाँ तक आने के लिए, तो दूध धीरे से नीचे चला गया। या उसी टाइम पे 2 चम्मच चीनी डाल दो, दूध उबल रहा हो, 2 चम्मच चीनी डाल दो, क्या होगा? बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने 2 चम्मच चीनी डाला, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ा दिया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से अब वो बॉयल नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपर प्रेशर क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे सॉल्यूट, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। इस बात को सबसे पहले इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था राउल्स। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन चल जाएगा। ठीक, ये फिर से बता दो, किसके ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए थे तुम्हें? ये तो नहीं सोच रहे थे, क्योंकि बाकी सब लोगों को समझ में आ गया। सही से बता दो ईमानदारी से। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा इधर देख, कोई बात नहीं बेटा, होता है हर किसी के दिल में ऐसा। अब यहाँ पर देखो, टोटल 10 पार्टिकल थे, सेम टेम्परेचर पे 10 के 10 इवेपरेट हो जा रहे थे, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालने पे 6 पार्टिकल इवेपरेट होंगे, 4 पार्टिकल की जगह नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ गया। इसकी वजह से इसका इवेपरेशन रेट कम हो गया, तो वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यही रीज़न है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। यही तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इस बात को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे राउल्स। इस वजह से हम लोग आगे राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। मुझे भाई एडिटिंग करनी नहीं आती, जो रिकॉर्ड हो रहा है एडिटिंग चला जाएगा। अब वो अलग बात है कि उसी यूट्यूब चैनल पे जा कर के कोई उतना पोर्शन कट करके आपके नाम से डाल तो अलग, तो मेरी गलती नहीं है क्योंकि मुझे एडिट कर। ठीक है, तो राउल्स लॉ। हेड डालेंगे राउल्स लॉ। क्या किसी के पास किताब है? राउल्स लॉ देख लेता हूँ सिलेबस में क्या है, एक बार कितना है। पुरानी वाली बुक है। हाँ
अच्छा ये है, चलिए हेडिंग डालिए राउल्ट्स लॉ। देखिए देखो राउल्ट्स ने क्या बोला, सिंपल शब्दों में उन्होंने ये बोला कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब चूंकि आपको स्कूल में डेफिनेशन भी लिखना होता है, इसलिए मैं डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। लिखिए, राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid, for a solution of volatile liquid, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component of the solution, each component of the solution is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction in the solution। राउल्ट्स की स्पेलिंग देख लेना, RAOULT, राउल्ट्स लॉ। ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, वो मेरा फेवरेट सॉल्वेंट है, लेकिन आप लोगों का नहीं होना चाहिए ना। मेरे पास एक अल्कोहल का बॉटल है, सच में नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, और एक तरफ वाटर बॉटल भी है। एक तरफ मेरे पास एक अल्कोहल का बॉटल है, एक तरफ वाटर बॉटल। अब अल्कोहल को मैं वाटर में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन की केस में आप लोगों को ये बात बताया गया था, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होगा जिसमें दो कंपोनेंट हो। ए कहीं पे लिखा हो तो वो सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है, और कहीं पे बी लिखा हो तो वो सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है। ए हमेशा सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है और बी सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट ए है और ये प्योर सॉल्यूट बी है। अब ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसकी वजह से एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। चलो मैं इसको कंटेनर को ढक के रख देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ना बेटा। ये लिक्विड है और यहाँ पे कुछ वेपर क्रिएट हो रहा है। बताओ, ये प्योर ए है यानी कि सॉल्वेंट, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसे PA0 बोलेंगे। P बताएगा वेपर प्रेशर, A मीन सॉल्वेंट, नॉट बताता है प्योर वाटर को। तो PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख दूँ, PB0, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूट। तो PB0 क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो क्या तैयार होगा, एक सॉल्यूशन। अल्कोहल और वाटर को दोनों को मिलाकर के हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। अब आप लोगों को बस मन कर रहा होगा आसपास थोड़ा नमकीन का भी व्यवस्था हो जाए तो। हम ये कट कर देना। ओके, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन में ए भी होगा और बी भी होगा। ए बी एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, उस वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी। जो सॉल्वेंट है मैं उस सॉल्वेंट को लिख देता हूँ PA, और जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट को लिख देता हूँ, चलो इधर PA लिख देता हूँ और इधर P भी लिख देता हूँ।
अब एक एक चीज़ मैं सारी बातें यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सब जो भी नोटेशन मैंने यूज किया है उसका मतलब क्या है। जैसे पी ए नॉट का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, पी बी नॉट क्या हुआ बेटा, प्योर सॉल्यूट। इसी तरीके से पी ए क्या हुआ, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब बताना पी बी क्या होगा, ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। गुड, काफ़ी कुछ हो गया। अब एक बात बताओ, हेनरी ने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सेम यही काम इसमें, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे ए के, उतना ज़्यादा ए का वेपर प्रेशर होगा, या जितना ज़्यादा पार्टिकल बी के होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बी का होगा। यही तो हुआ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यही हुआ। या मैं डायरेक्ट पहले पी लिख देता हूँ, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हम हटा दें अगर, तो पी दिस इज इक्वल्स टू पी नॉट इन टू एक्स। ये आपका राउल्ट्स लॉ है। हेनरी लॉ में क्या था, पी नॉट की जगह के एच था, बाकी सब कुछ सेम था। अगर मैं आपसे यहाँ पे पी ए की बात करूँ तो आप कहेंगे पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और यहाँ पे क्या होगा, पी ए दिस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए। क्लियर है। सिमिलरली पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, हेंस पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्या कभी किसी ज़माने में आप लोगों ने डाल्टन का लॉ पढ़ा था? डाल्टन्स का लॉ ये था, कहता है कि जब कभी भी एक बलून में हवा भरो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सारी गैसेस भर दो, हर एक गैस का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा ना। पार्शियल प्रेशर का मतलब किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो अगर हर एक गैस का एक पार्शियल प्रेशर है तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? क्या सारे पार्शियल प्रेशर को आपस में ऐड कर दूं तो टोटल प्रेशर हो जाएगा? ये डाल्टन का लॉ है। अगर मैं यहीं पे देखूं, हमारे पास दो पार्शियल प्रेशर हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? पी टोटल की वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे पी ए प्लस पी। देखो बेटा, मैं कहीं पे स्मॉल पी लिख रहा हूँ तो कहीं पे कैपिटल पी। ये जो पी है ये कैपिटल पी यू है क्योंकि ये टोटल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे स्मॉल पी लिख रहा हूँ वो पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। जल्दी से पी ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या होगा? पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे फिर से पूछ लूँ, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू है वो 1 होती है। चलो ठीक, मैंने वहाँ लिख दिया। अब बताना इधर, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्या एक्स बी को कॉमन किया जा सकता है? अब माइनस भी कॉमन कर सकते हो, प्लस भी कॉमन कर सकते हो, जो आपका मन करे। तो मैंने कहा पी ए नॉट प्लस, यहाँ पे क्या लिख दूँगा? पी नॉट बी माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। हो सकता है किसी किसी बुक में ये प्लस के बजाय माइनस हो। अगर ये माइनस होगा तो अंदर ये सब वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट हो जाएगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम लोगों को 2-4 जन्म पहले पढ़ाया गया था, यानी कि 6th-7th में पढ़ाया गया था, है ना। अगेन तो यहाँ पे मैं पी टोटल का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, यही है आपका राउल्ट्स लॉ। क्या ये सब कुछ सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो आराम से इसको नोट करेंगे,
फिर थोड़ी देर के बाद जब आपका नोट हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कौन सा बेटा? ये हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, ये प्योर सॉलिड लिया, दोनों को मिला के हमने सॉल्यूशन बना दिया। अब प्योर सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉलिड में प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर। नहीं कुछ नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया हमने, बस उन दोनों को मिला दिया। हमेशा भाई वेपर तो बनता ही, जैसे कि ये आपको बॉटल दिख रहा है, इस बॉटल में पानी है तो वेपर ज़रूर है यहाँ पे। आप कहोगे कैसे पता चल रहा वेपर है? इसको ठंडे जगह पे रख दो तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा वेपर नज़र आता हुआ दिखेगा। ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा दिखता है। ये वेपर बना, यहाँ पे वेपर है यार, पता नहीं कितना वेपर होगा। वाटर के वेपर्स तो इस पूरे क्लासरूम में भी तो हैं। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ो। ड्राइंग बना रहे हो? ये हटा दूँ? इसे लिख लो बेटा, लिख लो। तुम 3-4 पेन तो नहीं यूज कर रही हो? आप हमारे यहाँ के बच्ची है, नाम क्या है उसका, नाम पर सृजनी, वो बेंजीन भी बनाती है तो स्केल लगाती है, ऐसे खींचती है। और कोई है जो स्केल से बेंजीन बनाता है? बेंजीन बनाते समय वो स्केल का यूज करते हैं। और जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद नहीं लाइन में, तो वो लाइन भी वो स्केल से बनाती है। मैंने कहा तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आता है? इसे इरेज कर दूँ? अब तो कर ही देता हूँ, है ना। चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो ध्यान से सुनो पहले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेड डालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो ग्राफ पढ़े हैं वो सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में पढ़े होंगे। यहाँ पे वाई के 2 एक्सिस हम यूज करेंगे और एक एक्सिस एक्स का यूज करेंगे और इस तरीके से ग्राफ तैयार करेंगे। और देखते हैं, मैंने क्या किया, एक एक्सिस यहाँ पे लिया, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। यहाँ पर देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्योर सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट यूज किया है तो उसमें सॉलिड का एक भी पार्टिकल नहीं होगा, और अगर सॉलिड का एक भी पार्टिकल नहीं हुआ तो क्या मोल फ्रैक्शन उसका होगा या जीरो होगा? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक भी पार्टिकल नहीं है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन टोटल होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि प्योर सॉल्वेंट है तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? 1, जबकि एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? ये प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट। ये पॉइंट आपका प्योर सॉल्वेंट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू को 0 जबकि एक्स बी की वैल्यू को 1 कर दूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हो प्योर सॉल्यूट हो गया। जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर क्या था? जब प्योर सॉल्वेंट मैंने कंटेनर में लिया था उस टाइम पे वेपर प्रेशर क्या था? ज़्यादा था। मतलब क्या था? किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया था हमने, किससे? PA0। किससे रिप्रेजेंट किया था? PA0। तो हमने कहा ये PA0 हो गया। जब प्योर सॉलिड था तो उस टाइम पे PB0। तो ये है PA0, ये है PB0। अभी 3:25 हो रहा, बच्चे अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, थोड़ी चीज़ ध्यान देंगे। अभी 3:25 हो रहा है और आपकी क्लास में बच्चा बाहर निकल रहा है। किसी भी क्लास में कोई बच्चा अभी बाहर नहीं निकलेगा। थैंक यू।
PA0 एंड PB0। ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैं PA0 की बात करूँ तो XA इक्वस टू 1, XB इक्वस टू 0। तो जैसे जैसे बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, XA कम होता जा रहा है और कम होते होते 0, और XB क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 1 पहुँच गया मैक्सिमम पॉइंट पे। यही हुआ होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिक्रीज कर रहा है तो क्या A की वजह से जो प्रेशर बना था वो भी तो डिक्रीज हो रहा होगा ना। तो आप कहेंगे कि सर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिक्रीज हो रहा है तो जो प्रेशर था वो भी डिक्रीज होगा, और जिस टाइम पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो गया तो उसका प्रेशर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये धीरे धीरे ऐसे आते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये लाइन, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा लाइन, PA, प्रेशर ऑफ A यानी कि PA। अब PA का फॉर्मूला क्या है, PA0 इंटू XA। सेम जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ B बढ़ता बढ़ता 1 हो गया, उसी तरीके से B का जो प्रेशर है वो बढ़ते 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 कहाँ हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PB को। अब PB का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड करने पे एक टोटल प्रेशर मिलेगा ना, P टोटल। ये है P टोटल, इसका फॉर्मूला क्या है, PA प्लस PB। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सवाल ये है कि सर ग्राफ बनाते समय आपने इसको थोड़ा सा झुका दिया, इसका मतलब ये इस तरफ थोड़ा सा कम है और इस तरफ ये ज़्यादा है। इस छोटे से पॉइंट का क्या मतलब है, क्यों ऐसा मैंने किया, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। अब इससे पता चल रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। तो आप कहेंगे PA0 इज ग्रेटर देन PB0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट। तो इसका मतलब होता है सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट। क्या मैं इस ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, सेम यही ग्राफ है, बस इस बार मैं कहूँ XA इक्वस टू 1, XB इक्वस टू 0, XA इक्वस टू 0, XB इक्वस टू 1। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये PA0 है और ये है आपका PB0। तो बताओ ये ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता था ना बेटा। इस केस में आप क्या लिखोगे, PA0 इज लेस देन PB0। इसका मतलब सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका अभी बता दूंगा बेटा, तुम ज्ञान लो, ये मत पूछो कि क्या पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है। लगता है तुम लोग 3 इडियट देखे नहीं हो, नहीं देखे हो ना, बहुत बार देखा है। देखो 3 इडियट आपने, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, आगे चल के इंजीनियर बनना है, तो आपको 3 इडियट देखना ज़रूरी है, कंपलसरी है। 3 इडियट और छिछोरे जैसी मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों देख चुके हैं तो समझ लो आप इंजीनियर बनने के पहले सीढ़ी चढ़ चुके हो। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो बच्चे नीट में जाना चाहते हैं वो कबीर सिंह देखें। ये क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता जितना उसमें दिखा दिया गया। ये देखो, ये तीसरा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल है इसका मतलब वोलेटिलिटी भी चलिए, ये रहा ग्राफ जिसको आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लेंगे।
अगर आप यहाँ पे टोटल प्रेशर सोच रहे हो कि ये लाइन कैसे बनाई गई, तो उसका बहुत ही आसान सा आंसर है कि आप क्या करो, कहीं से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक ये PB है, ये प्रेशर कौन सा है, PB। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला प्रेशर क्या होगा, PA। तो अगर आप PA प्लस PB करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और टोटल आ जाएगा P टोटल। ठीक है, आपने क्या किया, PA ये है PB, सॉरी ये PA है और ये PB है, तो PA प्लस PB करोगे तो यही ऊपर इतना ऊपर जा चला जाएगा ना, तो ऐड होकर टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो ये लाइन जो आपको टोटल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन PA का है और ये लाइन PB की है। इरेज कर दूँ इसको बेटा, ठीक है, इरेज कर दूँ बेटा। पेंसिल से लिख रही हो तुम? मुझे लगा ब्रश वगैरह होगा, फिर ऐसे बनाना पड़ता होगा। चलो एक छोड़ दिया तुम्हारे लिए, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अब कि अगर मैं केसेस बनाना शुरू करूं। सबसे फर्स्ट केस सेम यही कि जो वेपर प्रेशर की बात करें, मान लीजिए मैंने जब भी ये जो सॉल्यूशन अभी मैंने हेनरी लॉ लिखा था, वो दो लिक्विड को आपस में मिला करके किया था। यही तो था, मैंने दो लिक्विड को आपस में मिलाया और उससे एक सॉल्यूशन तैयार किया। इन केस एक लिक्विड नॉन वोलेटाइल है या फिर बहुत ही लेस वोलेटाइल है और एक लिक्विड बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो तीन केस बनाऊंगा। सबसे पहला केस होगा केस नंबर 1, if one liquid is much less volatile, such as exist in the form of solid। इस केस में जो लिक्विड इतना कम वोलेटाइल है कि वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या उसका कोई वेपर प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं। मान लो कि वन या फिर वन लिक्विड, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, बी एक ऐसा लिक्विड है। तो उस केस में क्या PB की वैल्यू 0 होना चाहिए? यस और नो? और उस केस में P टोटल की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे PA प्लस PB होता था, यही है ना? तो आपने कहा P टोटल इक्वल्स टू PB विल बी 0, देन P टोटल इक्वल्स टू P। क्योंकि उस टाइम पे जो सॉल्यूट आपने डाला है, यानी कि B जो सॉल्यूट है वो इतना कम वोलेटाइल है कि उसका कोई फिर प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में टोटल प्रेशर PA की इक्वल होगा। केस नंबर 1 क्या बेटा? P नॉट AB 0 होगा। हाँ, नहीं P नॉट A तो मान लो सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो तो है ही है। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सबको चाय पिलाया जाए? उसकी आ जाएगी इनकी? हाँ। अच्छा, बच्चे चाय नहीं पीते? अच्छा हाँ, इस टाइम पे बॉर्नवीटा पीने की उम्र है ना ये। अच्छा ऐसा, भैया जल्दी थक जाते हैं लगता है। हो, प्रिंसिपल बनना चाहते हो? कोई बात नहीं, होता है इंसान की इच्छाएं। चलो, अब मैं ये कह रहा था कि जैसे कि प्योर सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होगा P नॉट A, वो तो होगा ही। जो प्योर सॉल्यूट है, अब सॉलिड तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग में आप यूज करेंगे तो P नॉट A जो होगा वो तो किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जैसे सॉल्यूट आप उसमें डालेंगे
तो कुछ तो वेपर प्रेशर कम हुआ होगा ना, क्योंकि भाई कुछ क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल होगा उसमें नॉन वोलेटाइल होने की वजह से सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना कि प्योर टाइम पे था। और ये जो पी ए की वैल्यू होगी, पी ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन पी ए नॉट होगी, ठीक है ना। हाँ बोल बेटा। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, सेकंड केस में अगर मैं ये कहूँ कि एक जो लिक्विड बी है वो इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। उस केस में क्या होगा, क्या हेनरी लॉ काम आएगा? आपने लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, लेकिन एक ऐसा लिक्विड है जो गैस की तरह एग्जिस्ट कर, जैसे एलपीजी, सबको पता है एलपीजी क्या है, लिक्विड है। लेकिन जब घर पे कभी आपके एलपीजी सिलेंडर आता है और आपने रेगुलेटर ऑन कर दिया तो पानी निकलता बड़ी तेज़ी से, क्या निकलता है तो लिक्विड, लेकिन किस फॉर्म में है। जैसे सैनिटाइजर लिक्विड है, लेकिन हाथ में लगाओगे थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पेट्रोल है तो लिक्विड, जैसे हाथ पे रखोगे इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसे भी लिक्विड हो सकते हैं जो इतने ज़्यादा वोलेटाइल है, इतने ज़्यादा वोलेटाइल हैं कि वो किसकी तरह एग्जिस्ट करें, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करें। अगर ये केस आ गया तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि हमने गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया है, लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, बट वो लिक्विड किसकी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, गैस की तरह। तो इसका मतलब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया है। तो क्या हम सेम राउल्ट्स लॉ में हेनरी लॉ यूज कर सकते हैं? तो भैया चाहे हेनरी लॉ यूज करो चाहे राउल्ट्स लॉ यूज करो, दोनों इस टाइम पे काम करेंगे। एंड दिस इज नोन एज राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। केस नंबर 2, इफ वन लिक्विड, यानी कि लिक्विड बी ऐसे, इफ लिक्विड बी इज मच volatile such as it exists in the form of gas। अब इस केस में राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बेटा? राउल्ट्स लॉ बोलेगा कि इस केस में पी बी दिस इज इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये राउल्ट्स लॉ बोलेगा। हेनरी लॉ क्या बोलेगा? ये कह रहा है पी बी दिस इज इक्वल्स टू के एच इंटू। अब मैंने कहा कि भैया वो तो बी का ही वेपर प्रेशर निकाला है आपने, चाहे लॉ कोई भी यूज करो, लेकिन वेपर प्रेशर किसका निकला है, बी का। तो दोनों वेपर प्रेशर तो सेम ही होगा ना, चाहे किसी तरीके से निकालो। तो उस केस में अगर दोनों वेपर प्रेशर सेम है, एक्स बी भी सेम है, तो क्या सेम और हो जाएगा, वेरी गुड। तो पी नॉट बी दिस इज इक्वल्स टू के एच, दिस इज नोन एज स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये क्या हो गया, अब थर्ड केस, केस नंबर 3। मैं इस केस में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो, इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो कि दोनों गैस की तरह एग्जिस्ट करें। इस केस में क्या होगा, क्या दोनों गैस की तरह एग्जिस्ट करेंगे तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जो गैस इन गैस होगा, ये सुनो।
तो अगर ये गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा तो गैस इन गैस के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं? डाल्टन्स लॉ। तो यहाँ पे कौन सा लॉ काम करेगा? डाल्टन्स लॉ। केस नंबर 3, इफ बोथ लिक्विड एग्जिस्ट इन वेपर फेज, इस केस में डाल्टन्स लॉ काम आएगा। और डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, बट कांस्टेंट अलग हो जाएगा। पी ए दिस इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, hence PB this is equals to P total into XB। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये कब काम करेगा बेटा? ये कब काम करेगा? जब दोनों गैस। फाइनली हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ लिए, हेनरीज, राउल्स एंड, अच्छा जल्दी मुझे बताओ हेनरीज लॉ, इसके अकॉर्डिंग P दिस इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। राउल्स लॉ P इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स। डाल्टन्स लॉ P इक्वल्स टू P टोटल इंटू। तीनों में सिर्फ क्या अंतर है? एक और चीज़ का अंतर ढूंढ के बताओ क्या? पी चलो मैं बताता हूँ, चलो अब मैं बता देता हूँ। पहला, हाँ स्टेट्स, पहला है ये तब काम करेगा जब सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड हो। ये तब काम करेगा जब गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। चलो राउल्स कब काम करेगा? जब लिक्विड इन लिक्विड हो। और डाल्टन्स कब काम करेगा? जब गैस इन गैस। इस तरीके से तीनों अलग अलग जो आपके फॉर्मूले हैं वो 3 अलग अलग स्टेट के लिए वैलिड होंगे। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर NCERT का है 2.5, करना चाहोगे? ठीक है, लिखो, नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है ये 2.5, यानी कि अगर किसी के पास नई बुक है तो 1.5 होगा। क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 किस काम आता है? ये ज़रूर याद होगा किसी को बेहोश करने के। हाँ, केमिस्ट्री लैब में तो होगा भी नहीं, क्लोरोफॉर्म नहीं रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते जो जिसका बच्चे दुरुपयोग कर सकें। लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला है CHCl3 एंड डाईक्लोरोमीथेन द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाईक्लोरोमीथेन।
डाइक्लोरोमीथेन, फॉर्मूला CH2Cl2। The vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin R, at 298 Kelvin R, 200 mmHg, 200 mmHg and 415 mmHg। तो 415 CHCl3 दिया हुआ है 200 mmHg और P0 CH2Cl2 ये दिया हुआ है 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। अब इसमें दो सवाल हैं, ये उन्होंने डेटा दे दिया। पहला क्वेश्चन इसका है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by the mixing of 25.5 gram of CHCl3, mixing of 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram CH2Cl2, 40 gram CH2Cl2। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए क्या निकालना है, ये गिवन है, इसके लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी कौन सा लॉ, वेपर फेज की बात कर रहा है, कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ, क्योंकि वेपर के लिए कौन होता है, डाल्टन। दूसरा क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट in vapor phase, mole fraction of each component in vapor phase। क्लियर है? ठीक है, चलिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं कराऊंगा अगर नहीं हो पाया तो। हो गया।